हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। आज अपन फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट टाइम। इस लाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई भी कंडक्टर लिया यहाँ पे, लेट सपोज यहाँ पर कोई भी कंडक्टर है। अब इसके अंदर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। चार्जेस हो गए, यहाँ पर अपन ने माने इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे। बट बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अपन बिहेवियर ऑफ कंडक्टर की बात कर चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, कि जो बिहेवियर होता है कंडक्टर्स का, उसमें ऐसा होता है कि प्रोटॉन्स आर बाउंड चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री चार्जेस। यहाँ पर जो भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपने क्या लिया, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया। यहाँ पर आ रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, लेट सपोज ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया मैंने। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में निकलने वाले अमाउंट ऑफ चार्जेस को, कितना चार्ज इससे फ्लो करेगा, किससे? इस पर्टिकुलर एरिया से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कुछ ऐसा है जैसा कि आप स्पीड में पढ़ते थे, तो आपने छोटी क्लासेस में जैसे स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। उसमें आप क्या पढ़ते थे? लेट सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है और आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट जर्नी में ही आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। सिमिलर थिंग यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि करंट यहाँ पर आपकी आ गई 2 एम्पियर, लेट सपोज सॉल्व करने के बाद करंट आ गई 2 एम्पियर, इसका मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड के बाद भी करंट 2 एम्पियर थी, 2 सेकंड के बाद भी 2 एम्पियर थी, 3 सेकंड के बाद भी 2 एम्पियर ही है, ऐसा नहीं है। दिस 2 एम्पियर विल बी एवरेज करंट ऑफ दिस कंप्लीट सिचुएशन। इस कंप्लीट सिचुएशन की वो एवरेज करंट होगी। बेसिक अगर फॉर्मूले की बात करें करंट की, इट बिकम्स चार्ज अपॉन टाइम। ये हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स कूलम अपॉन सेकंड, जिसको अपन एम्पियर नाम दिया जाता है। एक एम्पियर क्या होता है अगर बात करें, डिफाइन करिए एक एम्पियर को। एक एम्पियर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1 कूलम, यहाँ हो जाएगा 1 सेकेंड। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एन एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया। अब एरिया कितना होना चाहिए? कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है। उस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो उस केस में उस एरिया से निकलने वाले इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहां मैंने बात करी कि ये जो आई आपका है, तो बेसिकली दिस आई विल बी एवरेज करंट। आप समझ पा रहे होंगे कि एवरेज करंट का मतलब क्या हुआ कि जहां से अपन ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर, लेट सपोज फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t, टाइम 0 से लेके t तक टोटल मेरे पास करंट आई थी 2 एम्पियर। इट विल बी एवरेज करंट। पर्टिकुलर टाइम पे जब भी अपन वेलोसिटी निकालते हैं या करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इन सब में एक वर्ड यूज किया जाता है विच इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी है। सोचिए यहाँ पर कि आई एवरेज का मेरे पास फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम। लेट सपोज मैं चार्ज को ले लेता हूं डेल्टा क्यू और टाइम को ले लिया डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। अब टाइम में जो चेंज है मैंने बिल्कुल माइन्यूट चेंज लिया है, तो कहने का मतलब टाइम की वैल्यू ऐसी लेनी है कि वो 0 को अप्रोच करे। दैट्स व्हाई यहाँ पे लग जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इसको बोलेंगे अपन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। आगे आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है
क्योंकि ऐसा होता है, आप ये सोच रहे होंगे कि करंट के पास डायरेक्शन है, बिल्कुल है। सर्किट में जब भी फ्लो करवाएंगे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, तो उसके पास डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो होता ही हर क्वांटिटी के पास, तो उस बेसिस पे ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि जब भी किसी भी सर्किट में अपने को टोटल करंट निकालनी हो, फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं इसकी। मान लीजिए ये कोई वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। लेट सपोज आई की वैल्यू है यहाँ पर 4 एम्पियर, यहाँ पर वैल्यू है इसकी 1 एम्पियर। तो क्या बता सकते इस वाली ब्रांच से कितनी करंट निकलेगी? सो ऑब्वियसली यहाँ पर निकलेगी 3 एम्पियर। कैसे पता चला? 4 में से 1 को माइनस कर दिया। अब सोचिए देखिए कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर क्वांटिटी में तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन यूज होते। क्या अपन इन दोनों को जोड़ के 4 लेके आ सकते हैं वेक्टर का यूज करके? उसमें आप क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, फिर आप लॉ लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगाया, उसके हिसाब से आपने रिजल्टेंट निकाला। बट यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं करी। सो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो हो ही, उसके साथ में वो वेक्टर सम को भी फॉलो करनी चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इट फॉलोज द अलजेब्रिक सम ऑफ एडिशन। चार्जेस का जो फ्लो है अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, अगर वो कांस्टेंट है, तो ऐसी करंट को अपन नाम देते हैं स्टेडी करंट। ट्रांजिएंट करंट की बात करें तो लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग जब होती है तो उस केस में क्या होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस आपस में टकराने की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। लाइटनिंग प्रोसेस बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको नाम देते हैं अपन ट्रांजिएंट करंट। सो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होती है। सो जैसे कि यहाँ पर अपन मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर है, यहाँ सप्लाई दी V वोल्टेज की, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बात करें तो ये अगर इधर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट कंसिडर की जाती है। सो यहाँ पर जो करंट है बेसिकली इस करंट को नाम दिया जाता है कन्वेंशनल करंट। दिस करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। तो ज्यादा अगर टेक्निकली लिखे, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जिस करंट का फ्लो माना जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बेसिकली उसकी बात नहीं की जाती, अपन ज्यादातर बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। सो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। कई बार माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, चार्जेस जब इस डायरेक्शन में फ्लो करे तो करंट उस तरफ क्यों? तो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो डिस्कवरी है बहुत पहले हो चुकी थी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से बहुत पहले, सो ये सारी थ्योरीज बन चुकी थी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किस जूल्स हीटिंग लॉ क्या होते हैं, या जितने भी इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म के जितने भी लॉ थे, बायो-सावर्ट्स लॉ, EMI, ये सारे कंप्लीट हो चुके थे, इनकी बात हो चुकी थी। उसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। सो जब करंट की पूरी स्टडी कर ली अपन, ये मान चुके थे कि जो चार्जेस होंगे, जो भी चार्जेस है, उनकी डायरेक्शन में हमेशा करंट का फ्लो होता है। तो ये माना जा चुका था कन्वेंशनली कि पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उस डायरेक्शन में हमेशा करंट का फ्लो होता है। बट उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, एंड इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है जैसे कि आपको पता है नेगेटिव होता है। तो जो बिहेवियर पॉजिटिव चार्जेस का होता है इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव का होता है। तो जैसे कि आपको पता है कन्वेंशनली पहले मान चुके थे कि करंट का जो फ्लो होगा किस तरफ होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में। सो नया मेरे को पार्टिकल मिला जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव के अपोजिट है, तो सारी थ्योरी को चेंज करना पॉसिबल नहीं था। तो ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो इस टाइप की करंट को नाम दिया जाता है कन्वेंशनल करंट। अब देखिए, अब जो ये करंट है ये सॉलिड में फ्लो कर सकती है, ये लिक्विड्स में फ्लो कर सकती है, गैसेज में फ्लो कर सकती है, वैक्यूम में फ्लो कर सकती है। सो अगर अपन बात करें कि भाई सॉलिड में और लिक्विड में क्या फ्लो करने वाले वो चार्जेस, या जो अपन अच्छे से नाम दे तो करंट कैरियर्स नाम दिया जाता है इनको। करंट कैरियर्स मीन करंट को कैरी करने वाले पार्टिकल्स। तो करंट को कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स है, क्या वो सॉलिड में वही होते हैं जो लिक्विड्स में होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन से करंट कैरियर्स होते हैं। जैसे कि बात करी करंट कैरियर्स ऐसे चार्जेस जो मूव करते हैं, मूविंग अपन बोल सकते हैं, मूविंग चार्जेस जो होते हैं उनको नाम दिया जाता है करंट कैरियर्स, जो करंट में पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंट जैसे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तो सॉलिड्स के अंदर जो बेसिक करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि यहाँ पर बात करी। अब सॉलिड में तो सब कुछ ही आता है, सॉलिड में कंडक्टर्स भी आते हैं, सॉलिड में सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं, सॉलिड में इंसुलेटर्स भी आते हैं। इंसुलेटर्स की बात नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं करती। अपन बात करेंगे दो चीजों की, बेसिकली कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स में बेसिक करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स इसका पूरा आप चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, उसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर दो टाइप के करंट कैरियर्स होते हैं बेसिकली। एक को नाम दे दे इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे को नाम दिया जाता है होल्स। डिटेल से स्टडी करेंगे अपन सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर। लिक्विड्स की बात करें तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक सेल, तो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव जिसको अपन नाम देते हैं एनोड, दूसरा होता है कैथोड। तो एनोड पे कौन से आयंस जाएंगे, तो एनोड पे हमेशा नेगेटिव आयंस जाते हैं, कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव आयंस जाते हैं। वो सब होता है लिक्विड्स के अंदर। गैसेस में बात करें तो गैसेस के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब्स आती है, जैसे इवैक्यूएटेड ट्यूब्स हो गई, डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली करंट कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये तीनों ही जो चीजें हैं वो करंट कैरियर्स की फॉर्म में यूज आती है। लास्ट है आपका काफी इंपॉर्टेंट है वैक्यूम ट्यूब्स। जैसे कि आपको अगर पता हो, पहले के जो टीवी आते थे, आजकल तो स्मार्ट टीवी, एलसीडी, एलईडी ये सारे आने लग गए। पहले के जो टीवी होते थे तो काफी पीछे से काफी बड़ा पीछे तक निकला हुआ रहता था उसका पोर्शन। उसके अंदर वो लगा रहता था, दिस इज नॉन एज सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, या आप सीआरओ बोल सकते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, बेसिकली उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड में जैसे ही अपन करंट अपन सप्लाई देते हैं या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करते हैं उस पे, तो किसी एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एलिमेंट पे जाता है, मतलब कैथोड से एनोड, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ चला गया। इलेक्ट्रॉन वहां पर एमिट होते हैं, किसी एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। वैक्यूम ट्यूब जो होती है उसमें बेसिकली करंट कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि किसी एक एलिमेंट से एमिट होते हैं। दीज आर बेसिक करंट कैरियर्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये कोई भी मेटलिक कंडक्टर है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात की, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर। डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो किधर भी हो सकता है। दीज टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज रैंडम मोशन। इनका रैंडम मोशन होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, थर्मल एनर्जी की वजह से उनका मोशन कैसा होता है, रैंडम मोशन। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, लेट्स सपोज इस एरिया की बात करूं, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस मेटलिक कंडक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ और पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन होता है। हो सकता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया को इस डायरेक्शन में क्रॉस करे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतनी वापस नेगेटिव डायरेक्शन में भी करेंगे। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी कि जितने इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं उतने इस डायरेक्शन में भी क्रॉस करेंगे। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि नेट करंट कितनी, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 0। अगर सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते या सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते तब अपन मानते करंट फ्लो कर रही है, बट उनका रैंडम मोशन होने की वजह से, कोलिजन होने की वजह से इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी हो जाएगी, 0। ये तो दिक्कत हो गई। फिर करंट फ्लो कैसे करती है, इसके लिए क्या होता है, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। और वो कौन प्रोवाइड करता है, वो करता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई, या जिसको अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट पावर सप्लाई, या वेरिएबल भी हो सकती है। अगर कांस्टेंट पावर सप्लाई लेंगे तब तो डीसी हो जाएगा, और वेरिएबल अगर लेंगे तो वो हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट एसी। अपन बात कर रहे हैं कोई भी बैटरी, यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वजह से ये वाला टर्मिनल हो गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज,
और ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव चार्ज। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर है वो अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अब इस तरफ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ। अब इस पर्टिकुलर एरिया को देखिए आप, सारे ही इलेक्ट्रॉन इसको एक ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब अब यहाँ पे करंट फ्लो कर सकता है। सो जब अपन किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ये तो बात होगी बड़ी बड़ी ऊपर से। अब अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्टडी की बात करें, तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं इस मेटेलिक कंडक्टर की, तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट 10⁻28 से 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पर मीटर क्यूब हो सकते हैं। इसमें इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर। अब जब आप इसमें सप्लाई नहीं देते हैं तो इनका जो रैंडम मोशन होता है, इस केस में जो इनकी वेलोसिटी है ये अप्रोक्सीमेट हो सकती है 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास। तो बहुत हाई वेलोसिटी है, रैंडम मोशन है, बट थर्मल एनर्जी की वजह से जो रैंडम मोशन होता है फिर भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं होता। तो जैसे इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, सो अपने को पता है F इक्वल्स टू QE, फोर्स इक्वल्स टू QE। सो Q यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो नेगेटिव होने की वजह से इन पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये देखिए, ये पॉजिटिव सप्लाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इधर वाला पूरा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन इधर हो जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो ये बता रहा है कि हमेशा अपोजिट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सो द फोर्स ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अपोजिट टू द, किसके अपोजिट लगेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये हुआ। और अभी अपन ने पढ़ा था कि कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये होती है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। सो देखिए, जैसे कि अपन ने बात करी किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। सो रैंडम मोशन की अपन ने बात कर ली। सो वहां पर जो नेट इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो अगर बात करें तो जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में मूव करेगा। सो ये जो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है इसको बोला जाता है टॉ। So it is the average time between two successive collisions of an electron. कोई भी दो सक्सेसिव इसके बाद यहां जाके कंटिन्यूअसली टकराएगा तो इसके बीच का जो टाइम है इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। इसमें एक्सटर्नल सप्लाई यहाँ पर आपने दी, ये देने से इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो अपन ने माना था जैसे कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी प्लस इसकी, मतलब सबकी अपनी को बेसिकली एवरेज वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। सो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सो ये सारी जो एवरेज वेलोसिटी आती है बेसिकली इसको यू बोलूं तो ये आ जाएगी 0। ये तो अपन ने बात करी एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई नहीं करा था तो इस केस में इन सबकी एवरेज वेलोसिटीज कितनी हो गई थी, 0। अब जैसे ही यहाँ पर पावर सप्लाई आपने दी, सो ये सारे इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स एक्सिलरेटेड। तो उस टाइम उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अपने को पता है ये होता है फोर्स अपॉन मास। कितना फोर्स लगा तो ये बात करी थी F इक्वल्स टू QE। Q यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ये हो गया आपका माइनस EE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m। सो एक्सेलरेशन कितना हुआ, इतना हुआ। अब देखिए पॉइंट ए पे जब ये था, ऐसे मानते हैं पॉइंट ए पे जब ये था अपन ने पावर सप्लाई दी तो ये मूव करा किसी दूसरे पॉइंट बी तक। सो ए से बी तक ऐसा मान लीजिए वहां पर कोई भी कोलिजन नहीं हुआ। तो सोचिए देखिए जब पॉइंट ए से बी तक कोई भी कोलिजन नहीं हुआ
तो वो इस अमाउंट के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। बट जैसे ही वो दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन या दूसरे किसी पॉजिटिव आयन से टकराया, कोलिजन हुआ, तो उसकी वेलोसिटी फिर से वही वेलोसिटी हो जानी है जो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी थी। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जैसे इसका एक्सटर्नल पावर सप्लाई दी तो कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट करेगा, फिर जैसे ही कोलिजन स्टार्ट हुआ वापस उसी फ्रेश वेलोसिटी से वो मूव करना स्टार्ट करेगा। सो अपन बात कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये कितनी देर के लिए एक्सेलरेट करेगा। सो ये अपन ने मान लिया इसका रिलैक्सेशन टाइम है τ1। So τ1 is what? It is the relaxation time of first electron. τ2 is what? Relaxation time of second electron. So these are the relaxation times of electrons. सबकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट दीज आर नॉन रिलैक्सेशन टाइम। सो ये होगा रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को ये पता है कि एवरेज इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 ये है, इसका रिलैक्सेशन टाइम है τ1, इसका एक्सेलरेशन इतना है। क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है? सो द फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैंने नाम दे दिया v1। सो v1 इक्वल्स टू, अब अपन यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है v इक्वल्स टू u प्लस at। सो u यहाँ पर हो गया u1 प्लस a, t1 हो गया यहाँ पर τ1, t1 यहाँ पर क्या हो गया τ1। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिकम्स दिस। ऐसे ही अपन सेकंड इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही अपन फोर्थ इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही अपन n इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं एवरेज फाइनल वेलोसिटी, तो v कितना हो जाएगा? सो v हो गया v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन 4। अपन 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, ऐसा कुछ हो गया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज दिस? This one is the average initial velocities without the application of electric field, जो कि अपना आया था 0, जो कि अपना आया था 0। और ये क्या है आपका? This becomes average relaxation time। ये हो गया आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैंने बोल दिया, लेट्स सपोज दिस बिकम टॉ, इस कंप्लीट को नाम दे दिया टॉ, ये हो गया 0। सो v कितना हुआ यहाँ पर? सो v बिकम्स a इंटू टॉ, और ये v जो यहाँ पर होता है इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। सो जो भी अपना टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से अपन ने कैसे निकाला? तो आपने लास्ट में ध्यान दिया हो तो अपन ने निकाला है एवरेज फाइनल वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the average final velocities of electrons when external electric field is applied। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस केस में कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटीज होती है, एवरेज जो वेलोसिटी होती है उनकी, उसको अपन नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, एंड इट्स एक्सप्रेशन इज vd इक्वल्स टू a टॉ। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर a की। सो vd का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सो vd बिकम्स माइनस e टॉ अपॉन m। It is the average velocity of free electrons of a conductor when external electric field is applied, और ये इसका फॉर्मूला होता है। सो ये बात होती है रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अपन बात करें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्पीड होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड होती है वो होती है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगर बात करें अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज अप्रोक्सीमेटली इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड। मैं बोल देता हूँ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि मान लीजिए यहाँ पे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड आप सब जानते हैं जिसमें स्विचेस लगे रहते हैं, ये कोई स्विच बोर्ड है, 5 पिन का स्विच बोर्ड है और यहाँ पर कोई स्विच लगा हुआ है। यहाँ मेरे को बल्ब ग्लो करवाना है, ये कोई बल्ब है। अब यहाँ से स्विच बोर्ड से बल्ब की जो डिस्टेंस है मान लीजिए 10 मीटर की डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्विच बोर्ड एंड बल्ब इज 10 मीटर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे ही मान लीजिए सारा कनेक्शन इसमें हो रखा है, सब कुछ कनेक्शन इसमें हो रखा है कंप्लीट, यूं ये स्विच बोर्ड से कनेक्ट है,
अब जैसे स्विच मैंने ऑन करा तो बल्ब उसी टाइम, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ग्लो कर जाता है। बट अगर यहाँ पर देखें कि भाई अभी अपन ने पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर, तो यहाँ पे कंडक्टर क्या है, वायर है, तो वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस स्पीड से फ्लो कर रहा है। अब आप सोच के देखिए खुद, अगर उसकी स्पीड 1 सेकंड में 1 mm जा रहा है तो 10 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर 1 सेकंड में इसकी कंप्लीट डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 1 mm, सो 10 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। सो ये तो टाइम बहुत ज्यादा आ गया। तो इसका मतलब तो ये सब हुआ, मैं स्विच ऑन कर दूं, आराम से बाहर चला जाऊं, फिर वापस आके देखूं, तब जाके वो ग्लो करे, इसका मतलब तो ये हुआ। बट ऐसा नहीं होता, आपने जैसे स्विच को ऑन करा बल्ब ग्लो हो जाता है, ऐसा क्यों। तो इसको समझने के लिए अपन बात करते हैं। एक अपन ने पाइप लिया, पानी का जो पाइप होता है, वाटर पाइप, वो अपन ने टैप में लगा रखा है, नल में उसको लगा रखा है। अब जब वो पानी का पाइप बिल्कुल खाली है, ये पानी का पाइप है कोई भी, ये खाली है, एक एंड इसका नल से कनेक्ट है, दूसरा ऐसे ही है। अब जब यहां से नल से इस जगह से पानी अंदर जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, सो यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, बिल्कुल यस टाइम लगेगा। बट मान लीजिए इस पूरे पाइप में पहले पानी भरा हुआ है, फिर अपन ने टैप में लगाया, और जैसे ही वहां से अपन नल को ऑन करा, नल को जैसे चालू करा, तो आप देख पा रहे जस्ट उसी इंस्टेंट पे यहां से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। पहले यहां से यहां तक पानी पहुंचने में कुछ टाइम लग रहा था, अब जैसे ही पानी भरा हुआ है, तो जैसे ही यहाँ पर टैप ऑन करता हूं, वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। यही इस इंपॉर्टेंट थिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टिंग वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, इसमें पानी जैसे पहले से प्रेजेंट था। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे, यहां से स्विच ऑन करा, अपने को पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होती है, पर जो इलेक्ट्रॉन इधर से जस्ट एंटर करेगा इस कंडक्टर में, जैसे एंटर करा, सो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले से ही उसी के अंदर भरे हुए हैं, तो जैसे ही इधर से एंटर करेगा या यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट में, मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, फॉर एग्जांपल 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो यहां से जैसे 1001वां इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, भाई उधर से तो निकल जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 1000 ही रह सकते हैं उस 10 मीटर की लेंथ में। सो इसलिए ये होने के बावजूद भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है वो इतनी होती है, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पीड से सेटअप हो जाएगा और उसी टाइम बल्ब ग्लो कर जाता है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब यहाँ पर इसको अंदर आने में मान लीजिए 1 सेकंड में 1 mm किसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो गया इस स्पीड से, तो जिस मोमेंट में इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा उसी मोमेंट में ये वाला बाहर निकल जाएगा। आप इसको ऐसा ना सोचे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से यहाँ जाके 10 मीटर मूव करेगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। पाइप पूरा फिल होने के बाद पानी जो एंटर हुआ वो तो थोड़ी यहाँ पे पहुंचा है, जो पानी पहले से ही उसके सिरे पे प्रेजेंट था वो वाला पानी बाहर निकल चुका है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी, और इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट मींस J इक्वल्स टू क्या हो गया, करंट I अपॉन एरिया A। सो ये हो जाता है करंट डेंसिटी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग, पहले ऐसा यूनिट की बात कर लीजिए। सो ऐसा यूनिट बिकम्स डायरेक्शन ऑफ J इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I। कहने का मतलब जो करंट डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, इसमें अगर करंट यूं फ्लो कर रही है ऐसे, सो ये डायरेक्शन होगी J की। अपने को पता है इसका एरिया वेक्टर वैसे ही परपेंडिकुलर ही होता है। सो ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया J वेक्टर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बट मान लीजिए एरिया जो है वो उसका जो प्लेन है, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर नहीं है किसके, करंट के। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये है और यहां पर एरिया कुछ यूं रखा है, अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में आप देख पा रहे हैं इसका एरिया वेक्टर तो ऐसा हुआ इस बार कुछ यूं, और ये हुई करंट या J की डायरेक्शन।
अब इस केस में अगर आपसे बोला जाए कि करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, सो अपने को पता है डायरेक्शन ऑफ जे इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये जो एंगल यहां पर थीटा बन रहा है, सो यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। सो इस एरिया का जो कंपोनेंट जे की डायरेक्शन में है वो आप लेंगे। सो अगर ये ए है, अपने दो कंपोनेंट निकाले तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो गया, सो ये बन गया ए कॉस थीटा। सो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो करंट बिकम्स ए जे इंटू ए कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं अपन। सो यहां से करंट की वैल्यू क्या आई, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। सो यहां पर करंट को कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, करंट डेंसिटी डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर, और इस प्रकार डिफाइन करते हैं अपन करंट डेंसिटी को। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कोई यहाँ पर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, जैसे ये कोई वायर ले लिया ऐसा, ये 0.1 है, यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 0.3 है। अगर आपसे पूछा जाए 1 2 3 पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, सो हर जगह करंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि जितनी करंट एंटर होगी उतनी ही करंट एग्जिट करेगी। बट इन द केस ऑफ करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो हर पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी बट करंट यहाँ पर सेम होगा।